हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। हम सब प्रिपेयर कर रहे हैं हमारे चैनल पर रीट एग्जामिनेशन की, और मैं आप लोगों के साथ में साइंस सब्जेक्ट डिस्कस कर रही हूँ। टोटल 28 क्लासेस हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज की हमारी क्लास नंबर 29 है। इस क्लास के अंदर हम लोग इससे पहले जो हम लोगों ने क्लास में टॉपिक पढ़ा था, 28th नंबर क्लास में हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था प्लांट्स एंड इट्स पार्ट्स, यानी कि जो पौधे होते हैं, पौधे के बारे में और पौधे के जो भी भाग होते हैं उसके रिगार्डिंग कंप्लीट टॉपिक को कर लिया था। और आज हम इसके रिगार्डिंग कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आएगी। जहां पर हम लोगों को जरूरत लगेगी वहां पर हम एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, और इसकी पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर इसकी कंप्लीट पीडीएफ आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगी एज अ प्रैक्टिस। और जो टेलीग्राम है उसका लिंक आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है, नागफनी की पौधे में प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः किस भाग में होता है? पत्तों में, तने में, जड़ में, या किसी में भी नहीं। देखिए, नागफनी का जो पौधा होता है वो कैसा होता है। नागफनी का पौधा जो होता है वो मरुस्थलीय पौधा होता है। और मरुस्थलीय ज्यादातर पौधे जो होते हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस में होती है? तने में होती है, क्योंकि उनके जो पत्तियां होती है वो इतनी विकसित नहीं होती है। ये मैंने आप लोगों को क्लास में भी बताया था। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, पत्तों का जो भाग टहनी से जुड़ा हुआ रहता है उसको क्या बोलते हैं? यानी कि ये टहनी है और ये पत्ती है। ठीक है। अब पत्ती का ये जो भाग है ना, जो इस टहनी के साथ में, जैसे कि ये बड़ी टहनी होती है, तो पत्ते का ये वाला भाग जो जुड़ा हुआ रहता है, इस वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं? शिरा बोलते हैं, पर्णवृंत बोलते हैं, फलक बोलते हैं, या कुछ भी नहीं बोलते। तो पत्ती का ऐसा भाग जो टहनी से जुड़ा हुआ रहता है उसको बोलते हैं पर्णवृंत। तो यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा तना जो कायिक जनन करता है, यानी कि तना जो कायिक जनन करता है उसको क्या बोलते हैं? गुलाब का पौधा है वो, जलकुंभी का पौधा है, पीपल का पौधा है, या फिर घास है? तो मैंने आप लोगों को बताया भी था इसमें कि ऐसा तना जो कायिक जनन करता है वो कौन सा पौधा हो जाता है? वो होता है गुलाब। यहाँ पर हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर, जिसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे कि कुछ पौधों के तने कायिक जनन करते हैं, जैसे कि गुलाब और चमेली। कुछ हरे तने में उपस्थित क्लोरोफिल होते हैं, यानी कुछ पौधे के तने ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल होते हैं, वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं और भोजन का निर्माण करते हैं, यानी कि तने भोजन का निर्माण कर रहे हैं, जैसे शतावरी। और कुछ मरुस्थलीय पौधों में जल संग्रहण करते हैं और उसको अनुकूलित करते हैं, जैसे कि थूर। और ये मैंने आप लोगों को नोट्स में भी पढ़ाया था, और ये चीजें इंपॉर्टेंट है, टू द पॉइंट आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन है हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन, पादप का नर जनन अंग कौन सा है? इजी है ये तो, पुमंग है, जायांग है, दलपुंज है, या बाह्य दलपुंज है? तो नर जनन अंग कौन सा होता है? तो नर जनन अंग होता है पुमंग। तो यहाँ पर फोर्थ नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर, जिसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। की एक्सप्लेनेशन है इसका, पादप का नर जनन अंग पुंमंग होता है। प्रत्येक जो नर अंग होता है पुंकेसर कहलाता है, और प्रत्येक पुंकेसर के 3 भाग होते हैं, तंतु होता है, परागकोश होता है, और योजी होता है। और इसकी ड्राइंग कुछ इस तरीके से होती है, जैसे कि ये हो गया तो ये इसका तंतु होता है, और यहाँ पर ऊपर की तरफ जो होते हैं वो ये परागकोश होते हैं, ये परागकोश, ये तंतु, और इन दोनों को कनेक्ट करने वाली योजी। और जो परागकोश होते हैं ना, इसके अंदर पराग कणों का निर्माण होता है जो परागण की क्रिया करता है। आगे देख लेते हैं कि पौधों का मुख्य जनन अंग कौन सा है? मुख्य जनन अंग कौन सा है? जड़ है, बी ऑप्शन है तना है, पुष्प है, या पत्ती है? ऑब्वियसली ये तो वेरी सिंपल है कि मुख्य जनन अंग जो होता है वो कौन सा होता है? पुष्प। वैसे तो सारे ही जनन अंग होते हैं, लेकिन मुख्य जनन अंग जो होता है वो पुष्प होता है। अगला क्वेश्चन है छठा नंबर, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी, फ्लोरोलॉजी, कैरियोलॉजी, या पता नहीं? तो पुष्पों का अध्ययन यानी फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फूलों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। तो यहाँ पर सिक्स्थ का हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवंथ नंबर, स्वपरागण का उदाहरण है, यानी कि स्वपरागण किस में होता है? मटर में, गुलाब में, सेब में, या नाशपाती में? तो स्वपरागण किस में होता है? तो स्वपरागण होता है मटर में, और ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। और कौन कौन से इसके एग्जाम्पल है? एक मटर और दूसरा टमाटर। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि स्वपरागण होता क्या है।
स्वपरागण, जब एक पुष्प का परागकण उसी पुष्प या फिर उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाता है तो उसको स्वपरागण बोलते हैं, जैसे कि मटर और टमाटर। तो यहाँ पर सेवंथ का हो जाएगा आप लोगों के ए विल बी राइट आंसर। एट्थ नंबर क्वेश्चन है, सेब का कौन सा भाग खाया जाता है? पुष्पासन, बाह्यदल पुंज, दलपुंज या फिर फल? तो हम सोचते हैं कि फल कि सेब जो है उसका हम लोग फल खा रहे हैं, लेकिन सेब का कौन सा भाग खाया जाता है? तो सेब का हम लोग पुष्पासन खाते हैं। कौन सा भाग? पुष्पासन। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग कि फल और खाने योग्य भाग, यानी सेब का हम लोग पुष्पासन खाते हैं, नाशपाती का भी पुष्पासन खाते हैं, लीची का एरन भाग खाते हैं और नारियल का भ्रूण पोष वाला भाग हम लोग खाते हैं। अगला देख लेते हैं नाइन्थ नंबर क्वेश्चन, जब फल बनने में केवल अंडाशय भाग लेता है तो उसको क्या बोलते हैं? सत्य फल बोलते हैं, असत्य फल बोलते हैं? यहाँ पर आप लोगों के प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर हो जाएगा असत्य फल। सत्य फल बोलते हैं जब फल केवल अंडाशय से बनता है, सत्य फल बोलते हैं, असत्य फल बोलते हैं, अनिषेक फल बोलते हैं। तो देखिए, जब फल बनने में केवल अंडाशय भाग लेता है तो उसको बोलते हैं सत्य फल। तो यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों के नाइन्थ का ए विल बी राइट आंसर, जिसका एक्सप्लेनेशन है कि सत्य फल किसको बोलते हैं? जब फल बनने में केवल अंडाशय भाग लेता है तो उसको सत्य फल बोलते हैं, जैसे आम। और असत्य फल यानी कि जब फल बनने में अंडाशय के अलावा पुष्पासन व बाह्यदल भी भाग लेते हैं तो उसको असत्य फल बोलते हैं, जैसे कि सेब और नाशपाती। अगला देख लेते हैं 10वां नंबर, मादा का पादप का मादा जनन अंग कौन सा है? पुमंग है, जायांग है, पुष्पासन है या पत्ती है? तो पादप का मादा जनन अंग होता है जयांग। तो यहाँ पर हमारा 10 का हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन है, पौधों द्वारा अनावश्यक जल को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन, जनन, प्रकाश संश्लेषण या श्वसन? तो पौधों द्वारा अनावश्यक जल को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है वाष्पोत्सर्जन। तो यहाँ पर 11 का हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर। आगे देख लेते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मरुस्थलीय पौधा कौन सा है जो मरुस्थल में पाया जाता है? चंपा, गुलाब, चमेली या फिर डी ऑप्शन है थूर? तो इजी है भाई, मरुस्थल में तो कौन सा पाया जाता है? थूर ही पाया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 12 का हो जाएगा डी विल बी राइट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मुस्ला मूल किस में पाई जाती है? नीम में, आम में, ए और बी दोनों में या पता नहीं? तो मुस्ला मूल किस में होती है? नीम में भी होती है और आम में भी होती है। तो यहाँ पर हमारा सी विल भी राइट आंसर हो जाएगा, जिसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि मुस्ला मूल होती क्या है। एक्सप्लेनेशन है इसका, मुस्ला मूल इस प्रकार की जड़ें द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती है। इसमें एक मुख्य जड़ होती है, चारों ओर से पार्श्व जड़ें निकलती है, जिसको द्वितीयक जड़ बोलते हैं, और द्वितीय जड़ से पुनः तृतीयक जड़ें निकलती है, जैसे नीम और आम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग 14 नंबर, निम्नलिखित में से पादप का अवरोही भाग होता है? अवरोही भाग यानी कि जो नीचे की तरफ होता है, कौन सा होता है वो? जोड़ होती है, तना होती है, पत्ती और फूल? तो अवरोही भाग यानी कि जो नीचे की तरफ होता है, नीचे की तरफ कौन सा भाग होता है? ऑब्वियसली जड़ होती है, बाकी तीनों तो ऊपर होते हैं। तो 14 का हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर, जड़। अगला क्वेश्चन है, हमारे आसपास में पाए जाने वाले अधिकतर पेड़ पौधों की पत्तियां हरी होती हैं। हम लोगों को पता है हरी होती है, क्यों होती है? सूर्य के प्रकाश के कारण, पत्तियों में पाए जाने वाले पर्णहरित के कारण, ऑक्सीजन के कारण या CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। तो पत्तियां जो होती है वो हरी होती है, किसके कारण होती है? तो पत्तियों में पाए जाने वाले पर्णहरित के कारण पत्तियां कैसी होती है? हरी होती है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, कांटेनुमा पत्तियों को दर्शाकर एक शिक्षक किस प्रकार के पौधे में पढ़ा रहा है? यानी कि कांटेनुमा पत्तियां किस में पाई जाती है? स्थलीय पौधों में, जलीय पौधों में, उभयधर्मी पौधों में या मरुस्थलीय पौधों में? तो कांटेदार पत्तियां किस में पाई जाती है? तो ऑब्वियसली मरुस्थलीय पौधों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है? देखिए, ये वाली चीजें जो है ना वो आप लोगों को मैंने आई थिंक नोट्स में नहीं पढ़ाई थी, इसलिए यहाँ पर मैंने इसको डिटेल में भी दे दिया है। और ये सवाल आप लोगों के सीटेट 2023 में पूछा गया सवाल है कि एक लिंगी पुष्प कौन सा है? सरसों है, गुलाब है, पपीता है या फिर पिटूनिया है? तो एक लिंगी पुष्प जो होता है वो पपीता होता है। यहाँ पर हमारा जो है वो सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पपीता। यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा पपीता, जिसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पपीता एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। एक लिंगी पुष्प ऐसे होते हैं जिनमें पुंकेसर व स्त्रीकेसर में से केवल एक ही भाग होता है, और पपीते के फूलों में या तो नर जनन भाग पुंकेसर या मादा जनन भाग अंडप होता है। नर प्रजनन अंग को पुमंग कहते हैं और मादा प्रजनन अंग को क्या बोलते हैं? जायांग। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से क्या पौधों में जनन
लैंगिक जनन के विषय में सत्य है, यानी लैंगिक जनन के विषय में कौन सी एक बात ठीक है। लैंगिक जनन के लिए 2 पौधे आवश्यक होते हैं, बिल्कुल नहीं। लैंगिक जनन के लिए 1 पौधा भी आवश्यक होता है। एक ही पौधा जो होता है वो अलग-अलग, यानी पौधे के अलग-अलग भागों के द्वारा लैंगिक जनन कर सकता है। तो पहला नहीं होगा। केवल कीट के द्वारा परागण होता है, बिल्कुल नहीं। जब मैंने क्लास करवाई थी तब बताई थी कि परागण जो होता है वो कीट द्वारा, वायु द्वारा, जल द्वारा और हवा द्वारा, बहुत ज़्यादा चीज़ों के द्वारा परागण हो सकता है। तो ये दोनों गलत हो जाएँगे। निषेचन केवल परागण के पश्चात ही होता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। पौधों में पहले परागण होता है, देन निषेचन होता है, तो सी राइट हो जाएगा। तो कूट, ये दोनों तो गलत हो जाएँगे, सी वाला हमारा सही है। तो सी किस में है? सी इसी में है कि पौधे बीजों से प्राप्त होते हैं, तो यहाँ पर हमारा सी और डी दोनों ही राइट हो जाएंगे। यहाँ पर एक ही ऑप्शन सी वाला ही हमको पता था और सी वाला केवल डी में ही दिया हुआ है, इसीलिए डी ऑप्शन हम लोग इस तरीके से एलिमिनेट करके यहाँ तक आंसर तक पहुँच सकते हैं। और ये सवाल आप लोगों की सी टेट 2023 में पूछा गया सवाल है, जिसका एक्सप्लेनेशन है कि जब पौधे अपने युग्मकों के द्वारा नए पौधों को जन्म देते हैं तब क्रिया लैंगिक प्रजनन कहलाती है। पादपों में भी नर और मादा जनन अंग पाए जाते हैं। पुमंग और जायांग पुष्प के वास्तविक जनन अंग होते हैं। पुष्प का नर जनन भाग होता है, मादा का जनन भाग जो होता है वो जायांग होता है। पौधों में ये जनन अंग पुष्पों के अंदर होते हैं। और पौधों में लैंगिक जनन के विषय में कौन सी बातें सत्य है कि निषेचन केवल परागण के पश्चात होता है और पौधे बीजों से प्राप्त किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 19 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से पौधों के कौन से भाग कायिक प्रवर्धन में सहायता करते हैं, यानी कायिक जनन में कौन कौन सहायता करते हैं? तो देखिए, तना और जड़ कायिक जनन में सहायता करते हैं, लेकिन फूल नहीं करता है। तो फूल नहीं करता है, फूल नहीं करता है और फूल नहीं करता है, तो ये तीनों हट गए। तो ऑब्वियसली जड़, तना और पत्ती। तो यहाँ पर 19 का हो जाएगा, सी विल बी राइट आंसर, जिसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। और ये सवाल भी आप लोगों की सीटेट 2023 में पूछा गया सवाल है। पौधों की जड़ें, तने, पत्तियां कायिक प्रवर्धन में सहायता करते हैं। प्रजनन की वह विधि जिसमें पौधों के कुछ भाग जैसे जड़, तना और पत्तियां उपयुक्त परिस्थितियों में विकसित होकर पौधा विकसित होते हैं, होकर नया पौधा उत्पन्न करते हैं, कायिक प्रवर्धन कहलाता है। एक इस विधि से उत्पन्न सभी पौधे विधि से आनुवंशिक रूप से जनक पौधे के समान ही होता है, जैसे गन्ना, गुलाब आदि। एग्जाम्पल इसके याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। किसी घास के पौधे को उखाड़ने के पश्चात एक छात्र उसकी जड़ों और पत्तियों का परीक्षण करते हैं। अपने प्रेक्षणों के आधार पर वो नोट करता है रेशेदार जड़ें और जालिका रूपी सिरा विन्यास, रेशेदार जड़ें और समांतर शिरा विन्यास, मुसला जड़ें और समांतर शिरा विन्यास, और मुसला जड़ें और जालिका रूपी सिरा विन्यास। ये जो पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों की जो एनसीईआरटी की 6th क्लास की बुक है उसके अंदर जो आप लोगों के सबसे लास्ट में जो चैप्टर का सारांश दिया हुआ होता है, उस सारांश के अंदर ये पॉइंट आप लोगों के दिया हुआ है। और मैंने नोट्स में भी आप लोगों को ये कराया है। भाई, रेशेदार जिसकी जड़ें होती है उसकी जालिका रूपी पत्तियों का सिरा विन्यास नहीं होता है, जबकि रेशेदार जड़ें जो होती है उसका सिरा विन्यास कैसे होता है? उसका होता है समांतर सिरा विन्यास। तो यहाँ पर 20 का हो जाएगा, बी विल बी राइट आंसर। और ये सवाल भी सीटेट 2022 में पूछा गया सवाल है, जिसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। एक्सप्लेनेशन है इसका। किसी घास के पौधों को उखाड़ने के पश्चात एक छात्र उसकी जड़ों और पत्तियों का परीक्षण करता है और अपने प्रेक्षणों के आधार पर नोट करता है कि उसकी जड़ें रेशेदार और समांतर सिरा विन्यास में से होती है। जड़ें मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, मुसला मूल व रेशेदार मूल। जड़ के अंदर एक मुख्य जड़ पाई जाती है, यानी कि यहाँ पर ये खड़ी पाई आ जाएगी, यानी कि मुसला जड़ के अंदर एक मुख्य जड़ होती है, जबकि रेशेदार जड़ में मुख्य जड़ नहीं होती है। मुसला जड़ लंबाई के अनुपात में बढ़ती रहती है, जबकि रेशेदार जड़ लंबाई व चौड़ाई के अनुपात में बढ़ती है। मुसला जड़ में शाखाएं पाई जाती है, जबकि रेशेदार जड़ में मुख्य जड़ के भाग के कारण शाखाएं नहीं पाई जाती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने टोटल 20 क्वेश्चन डिस्कस किए विथ एक्सप्लेनेशन। आई होप आप लोगों को क्लासेस पसंद आ रही है और ये टॉपिक भी आप लोगों को पसंद आ रहा होगा जो हमारी क्लासेस चल रही है। आप लोग पहले कंप्लीट टॉपिक पढ़िए नोट्स को लेकर, उसके बाद में आप लोग जो है वो इन जो क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं उनको करिए। देन आप लोग अपने एज अ टेस्ट देने के बाद में आप लोग मुझे उसका अपने मार्क्स भी बताइए कि आप लोगों के इस क्लास के हिसाब से मार्क्स कितने बनने हैं, 20 में से कितने मार्क्स आप लोगों के बन रहे हैं। अगर आप लोगों के 15 प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो मतलब आप लोगों के रीट की तैयारी बहुत अच्छी है और आप लोग 115 तक मार्क्स आराम से ला सकते हैं। आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।